हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 के भूगोल सामाजिक विज्ञान का भूगोल पाठ का पहला पाठ संसाधन एवं विकास इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले उसमें दिया हुआ है संसाधन क्या है, व्हाट इज़ रिसोर्सेज। बच्चों, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं, हमारे पर्यावरण में हमको घेरे हुए जो भी चीज़ें चारों तरफ हैं, जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और हमारे लिए उपयोगी हैं, वो सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। वो वस्तु कोई भी हो सकती है, वो सारी चीज़ें, बस वो ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वो सारी चीज़ें संसाधन कहलाती हैं। ऐसा नहीं कि इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें संसाधन हैं। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सारी वस्तुएं संसाधन नहीं हो सकती हैं। वो पदार्थ या वस्तु तो हो सकती हैं, लेकिन जब तक कोई भी वस्तु आपके उपयोग की नहीं है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करती, वो संसाधन नहीं कही जा सकती। जैसे कि पहले ज़मीन के अंदर पेट्रोलियम दबा था, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं जानते थे, मनुष्य उसका उपयोग नहीं जानता था, इसलिए वो संसाधन की श्रेणी में नहीं आते थे। आज पेट्रोलियम एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसी प्रकार सोना, चांदी, लोहा, जब मनुष्य पुराने ज़माने में इनका उपयोग नहीं जानता था, तब तक ये संसाधन के रूप में नहीं थे, केवल एक पदार्थ थे। संसाधन वो तभी बनता है जब मनुष्य अपनी तकनीकी के माध्यम से, अपनी प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकृति में मिलने वाले इन पदार्थों को अपने लिए, अपने उपयोग के लायक बना लेता है, तब उसी दिन से वो सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। तो ये तो निश्चित हो गया कि जो भी वस्तु इस प्रकृति में है, हमारे उपयोग आती है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती है, वो सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। अब इसमें एक बात आती है कि क्या संसाधन प्रकृति का उपहार है? तो संसाधन प्रकृति की देन तो जरूर है, लेकिन हम इसको प्रकृति का उपहार इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि प्रकृति का उपहार तो पदार्थ है। संसाधन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि संसाधन वही वस्तु है जब हम अपनी तकनीकी के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से उन वस्तुओं को मानव उपयोगी बना लेते हैं, तभी वो संसाधन। यानी प्रकृति ने जो हमको दिया वो पदार्थ हैं, लेकिन संसाधन वो तभी हुए जब हमने अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी वैज्ञानिकता के बल पर उनको अपने उपयोग लायक बना लिया, तभी वो संसाधन है। तो ये तो सिद्ध हो गया। अब संसाधन होते कितने प्रकार के हैं? तो प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर उनको दो भागों में बांटते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन, जैसा कि नाम से ही है, प्राकृतिक यानी जो प्रकृति ने हमको दिया हुआ है। ये हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ, पहाड़, ये सब हमको प्रकृति ने दिए, खेत, ज़मीन, ये सब प्रकृति ने हमको दिया है। ये प्राकृतिक संसाधन है जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और इनके बिना हमारा जीवन सरल नहीं होता है। दूसरी तरफ होते हैं मानव निर्मित संसाधन। ये कैसे संसाधन है? प्रकृति में दी गए जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग करके जो मानव अपने लिए विभिन्न चीज़ें स्वयं निर्मित करता है, वो मानव निर्मित संसाधन होते हैं। उनके अगर वो मानव निर्मित संसाधन ना हो तब भी हमारा जीवन दूभर हो जाएगा। जैसे आज के ज़माने में आप देख रहे हैं, बिना बिजली के, बिना बल्ब के हमारा जीवन सरल नहीं होगा। पंखा नहीं चलेगा, गर्मी लगेगी। सड़क नहीं होंगी, ब्रिज नहीं होंगे, रोड नहीं होंगी और बड़ी बड़ी हवेलियाँ, घर नहीं होंगे, तो हम लोग कैसे रहेंगे? हमारा जीवन सरल नहीं होगा। तो ये सारे संसाधन चूँकि मनुष्य ने बनाया, मनुष्य के लिए बनाया, उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए बनाया, उसके जीवन को सरल करने के लिए बनाया, इसलिए ये सारे संसाधन क्या है? ये मानव निर्मित संसाधन है। अब इसमें आगे संसाधन का वर्गीकरण है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है, मेरे पास किताब है, उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। हमारे पर्यावरण में चारों तरफ जो भी जीवित वस्तुएं हैं, जैसे पेड़ पौधे, इसी के अंतर्गत आते हैं, पशु पक्षी,
ये सारे संसाधन कैसे हैं? जैव संसाधन है, जिनमें जीवन है, वो जैव संसाधन। आप लोग ने पिछली कक्षाओं में जैव एवं अजैव के विषय में पढ़ा हुआ है, इसलिए ज़्यादा विस्तार से इसमें नहीं जाएंगे। तो जितनी भी जीवित वस्तुएं हमारे पर्यावरण में चारों तरफ हैं, वो कैसे हैं? जैव संसाधन है। और दूसरा अजैव, जो भी निर्जीव वस्तुएं इस पर्यावरण में हैं, वो चाहे जैसी हों, चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, वो अजैव संसाधन कहलाती हैं। अगला इसमें है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता यानी रहेगी या समाप्त हो जाएगी, कौन वस्तु कितने समय तक रहेगी। तो इसमें नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय संसाधन। नव्यकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका कि हम निरंतर उपयोग करते रहते हैं और वो पुनर्भरण उनका हो जाता है, वो फिर से हमको उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी, जल, हवा, ये सब नव्यकरणीय संसाधनों के रूप हैं जो कि हमको पुनः ये मिल जाते हैं। इनका कितना भी उपयोग करें, ये हमको फिर से प्राप्त हो जाते हैं। ये नव्यकरणीय संसाधन, ये कभी समाप्त होने वाले संसाधन नहीं। दूसरे प्रकार के संसाधन आते हैं अनव्यकरणीय संसाधन। अनव्यकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो कि इस प्रकृति में सीमित मात्रा में है और जो कि समाप्त प्राय है। हम इनका अगर दोहन लगातार करते रहते हैं तो ये समाप्त हो जाते हैं और एक बार समाप्त होने के बाद ये पुनः हमको प्राप्त नहीं हो पाते। जैसे उदाहरण हमारे पास है पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये सब हम जला देते हैं, उसके बाद ही हमको पेट्रोल डीजल के रूप में प्राप्त नहीं हो पाते। कोयला आपने जला दिया, वो नष्ट हो गया, राख बन गया और वो आपको कोयले के रूप में, ईंधन के रूप में वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये सारे संसाधन अनव्यकरणीय संसाधन है, यानी इनका पुनः नवीनीकरण नहीं हो सकता। इसमें अगला दिया हुआ है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व यानी हमारा है या किसी अन्य का है, इसके आधार पर। स्वामित्व के आधार पर पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत जैसे शब्द से ही निश्चित है। व्यक्तिगत यानी स्वयं हमारा, जो कि हमारा पर्सनल है, ये स्वयं हमारा है, इस पर और किसी का अधिकार नहीं है, ये व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। इसमें जैसे हमारे भूखंड, हमारे भवन, हमारी बाग, तालाब, कुएं, इस तरह के अंतर्गत ये व्यक्तिगत संसाधन है। इस पे हमारा ही अधिकार होता है, अन्य किसी का अधिकार नहीं होता है। ये सारे व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक संसाधन जिसमें उसका उपयोग पूरा समुदाय करता है। संसाधन है, संसाधन का मतलब आप कभी मत भूलिएगा, हमेशा दिमाग में रखिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तभी निश्चित रहेगा कि आप जब दिमाग में रहेगा कि हम किस प्रश्न का उत्तर पढ़ रहे हैं, तभी आप जान पाएंगे। तो दूसरा है सामुदायिक, यानी जिसका पूरा समुदाय यूज करता है। इसमें कोई व्यक्ति विशेष का ये संसाधन नहीं होता है, व्यक्ति विशेष का स्वामित्व नहीं होता है, पूरे समुदाय के लिए होता है। जैसे पार्क, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बस, ट्रेन, ये सारी चीज़ें सामुदायिक हैं। इसमें कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि ये क्या है, पूरे समुदाय के लिए होते हैं। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन से आशय ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग उस पूरे देशवासी द्वारा किया जाता है, वो देश की संपत्ति होती है। इसमें राष्ट्रहित में व्यक्तिगत संपत्ति का अधिग्रहण इसमें सरकार करके उसको राष्ट्रीय घोषित कर देती है। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति होती है, व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, उनको सरकार लेकर के ट्रेन की लाइन बना देती है, नहरें बना देती है, रोड बना देती है। वो सारे संसाधन राष्ट्र को समर्पित कर देते हैं और पूरा राष्ट्र उनका उपयोग करता है। इस प्रकार के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं। सड़कें हो गई, नहरें हो गई, रेल लाइन हो गए, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ, वन, वन्य जीव, जल संसाधन, ये सारे संसाधन क्या है, ये सारे संसाधन हैं राष्ट्रीय संसाधन, इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब देखिए, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिस पे दुनिया के किसी भी देश का अधिकार नहीं है और सबका है, सब उसका उपयोग कर सकते हैं। एक निश्चित नियम बनाया गया है
कि इस नियम के अंतर्गत सभी लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और उसमें कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता है। जैसे इसमें है कि तट रेखा से समुद्र के तट से 370 किलोमीटर तक तो किसी राष्ट्र की सीमा होती है। 370 किलोमीटर के बाद जाने पर वहाँ पर जो भी संसाधन प्राप्त होते हैं, वो चाहे समुद्री मार्ग हो या वहाँ पाए जाने वाले खनिज पदार्थ हों या कोई भी पदार्थ जो वहाँ पर होते हैं, वो किसी एक राष्ट्र का नहीं होता, बल्कि वो संपूर्ण विश्व का संसाधन होता है। और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मिल करके इन संसाधनों की देख रेख करती हैं और उसका पूरी दुनिया में बंटवारा किया जाता है। अब अगला है विकास के आधार पर, यानी सतत विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो विकास के आधार पर सबसे पहले विकसित संसाधन है। किताबें आपके पास आएंगी या मिल जाएंगी, मैं आपको उसका मूल बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले विकसित संसाधन है, तो ऐसे संसाधन जिनका कि हम लोगों ने पूर्ण विकास कर लिया है, उनका दोहन करके उनके प्रयोग के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं, वो सारे संसाधन विकसित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से संसाधन आएंगे, इसके अंतर्गत जिनका मापन किया जा चुका है, सर्वेक्षण किया जा चुका है और हमको पता है कि ये कितने हैं। दूसरा है संभावी संसाधन। यह संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनके उपयोग की संभावना है हमारे पास, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसका उपयोग कर लेंगे, नई नई तकनीकें लाएंगे और इनका उपयोग हम करेंगे। इस प्रकार के संसाधनों को संभावी संसाधन, यानी इनमें ढेर सारी संभावनाएं हैं विकास की, लेकिन अभी हम उसका उपयोग किसी कारण से नहीं कर पा रहे। जैसे पवन की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इसका जिस तरह से उपयोग जितने पैमाने पर करना चाहिए बड़े पैमाने पर, उतने बड़े पैमाने पर हम इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये सारे संसाधन कैसे हैं? संभावी, यानी संभावनाएं ढेर सारी हैं, हम इसका बड़े पैमाने पर उपयोग मानव के लिए कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है भंडार। ऐसे संसाधन जिनका हमारे पास अकूत भंडार है, हमको पता है ये है, इनका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास ऐसी प्रौद्योगिकी नहीं है कि हम उनका खनन कर सके, उनका उपयोग कर सके। हमको पता है ये संसाधन मानव के लिए बहुत ही, मानव जीवन को सरल बनाने के लिए इनका उपयोग है, लेकिन हमारे पास ऐसी वैज्ञानिक तकनीक, ऐसी प्रौद्योगिकी नहीं है कि हम इसका समुचित उपयोग कर सकें। अगला है संचित कोष। अब संचित कोष, इसके अंतर्गत वनोत्पाद आदि आते हैं, जो कि हमारे पास संचित रूप से है। हमारे पास प्रौद्योगिकी भी ऐसी है कि हम कर सकते हैं, लेकिन हमको अभी आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता होगी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। वन हमारे पास है, जब ज़रूरत होगी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। वनोत्पाद ढेर सारे हैं, नदियों के जल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, ये सब हमारे पास संचित कोष हैं। अभी हम उनका इतना उपयोग नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे हम उसका उपयोग कर पाएंगे। अब अगला इसमें दिया हुआ है संसाधनों का संरक्षण। तो जैसा कि आपको विदित हुआ कि संसाधन एक ऐसी चीज़ है जिनके मनुष्य का जीवन सरल बनता है। मनुष्य से बिना इनके अब जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। और आपने देखा कि कुछ संसाधन तो ऐसे हैं जो कि अनव्यकरणीय हैं, जिनका कि आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हो, और एक बार अगर ये समाप्त हो जाते हैं तो आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक उदाहरण आप केवल पेट्रोलियम का ले लीजिए। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म किसी ज़माने में किसी कारण से जो पशु पक्षी ज़मीन में दब गए थे, उनके जीवाश्म से
जब ये तेल की प्राप्ति होती है, ये इसलिए इनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ये एक सीमित मात्रा में हमारी पृथ्वी पर विद्यमान है, लेकिन और ये भी आप देख रहे हैं कि बिना इनके आपकी गाड़ी, मोटर, फैक्ट्रियाँ, आपके छोटे से वाहन से लेकर के हवाई जहाज़ तक इन्हीं पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भर है। अगर ये पेट्रोलियम पदार्थ समाप्त हो जाते हैं तो आप कल्पना करिए कि आपका जीवन कैसे होगा। तो निश्चित है कि हमको अपने संसाधनों का समुचित उपयोग करना चाहिए। हमको अपने संसाधनों के भंडार का पता होना चाहिए। कौन से संसाधन कहाँ पर कितने हैं पता होना चाहिए, उनकी मैपिंग करनी चाहिए और उन संसाधनों में नई नई तकनीकी का प्रयोग करके उन संसाधनों का ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे कि वो हमारे उपयोग में आए, दुरुपयोग उनका ना हो, केवल उपयोग हो। कम मात्रा में हम ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त कर सके, ऐसे उनका उपयोग करें और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन बचे रह जाए। उसको कहते हैं संसाधनों का संरक्षण करना, छोटे शब्द में। शेष आपकी किताबों में आपको ज़्यादा मिलेगा। मूल जानकारी मैंने दी है, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।